नमस्कार किसान दोस्तों, भाकुनी एग्री ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज ये हमारी तीसरी वीडियो है और पिछली दोनों वीडियोस को आपने काफ़ी सराहा। तो आज जो हम इस समय हैं कृषि विज्ञान केंद्र गैना एचोली पिथौरागढ़ में हैं। आप देख सकते हैं इस समय मौसम काफ़ी खुला हुआ है और काफ़ी प्यारी और सुंदर धूप यहाँ पे है, जिससे जो है ठंड से काफ़ी राहत मिली हुई है। और आज जो ब्लॉग बनाने का मुख्य उद्देश्य है, आज मैं अपने दोस्तों से अपने यहाँ के जो मेरे साथ कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे अवगत कराऊंगा और वो भी आने वाले वीडियोस में आपको जो है अपनी नॉलेज शेयर करते रहेंगे। कृषि से संबंधित जो है हमारे सारे व्लॉग्स हमेशा रहेंगे। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा अपने जो है साथी डॉक्टर अलंकार सिंह जी को। वो एग्रोनॉमी के एक्सपर्ट हैं और वो आपको बताएंगे कि इस समय जो है कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, कैसी फसलें लगाई जाती हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ आइए। तो ये है डॉक्टर अलंकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और मैं आज बात करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में हमें जो रबी की सीज़न में जो फसलें हम लगाते हैं, जैसे कि आज का अभी जो हमने नवंबर के महीने में गेहूं और मसूर की बुआई की, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों ये पर्वतीय उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः देखा जाता है कि हम लोग बीज डाल देते हैं, बीज पे ठीक है बीज डाल दिया। पानी की समस्या यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अधिक है, तो अधिकतर क्षेत्रफल जो है हमारा रेनफीड है, वर्षा आधारित है। तो हमें उस चीज़ की ओर पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं कि हमें बीज मिल गया और जाके सीधे खेत में हमने डाल दिया। हम उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि इसका उत्पादन हमें कैसे बढ़ाना है। तो मैं उसी चीज़ पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र वर्षा आधारित हैं अधिकतर, तो उसमें हमें एक तो सबसे प्रथम क्या करना है कि हमें बीज का चयन करना है। और बीज का चयन करने के पश्चात की क्षेत्र के अनुसार, जैसे कि 1500 से 2000 की ऊंचाई पर बोई जाने वाली कुछ प्रजातियां हैं, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हमें बुआई, जब बीज की बुआई करनी है तो बुआई से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि मृदा जांच बहुत अनिवार्य है। हमारी फसल का उत्पादन बढ़ाने में मृदा जांच का बहुत अहम योगदान है। तो सर्वप्रथम हमें मृदा जांच करनी चाहिए। मृदा जांच करने के उपरांत हमें पता चलता है कि हमारे मृदा में किन किन पोषक तत्वों की कमी है। ठीक, उसमें क्या है कि हमें पता चलता है कि हमारी मृदा में का पीएच मान कितना है, हमारी मृदा अम्लीय है, हमारी मृदा क्षारीय है, किस प्रकार की हमारी मृदा है। हम क्या करते हैं कि हमने बुआई कर दी और हमने यूरिया डाल दिया, मतलब नाइट्रोजन दे दिया, फास्फोरस दे दिया, पोटास दे दिया, बोरोन दे दिया, सल्फ़र दे दिया, सारी चीज़ें हमने डाल दी। हमें यही नहीं पता कि हमें देना क्या है, बस अंधाधुंध खादों का, दवाइयों का प्रयोग करते जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। तो अब मृदा को उपचारित कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड का, तो अधिकतर जो ये जैविक है। अब उसमें तो हम जैविक में जैसे कि ट्राइकोडर्मा पाउडर का हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ बीजों को उपचारित करना है, तो बीजों को उपचारित के लिए फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, उससे जड़, बीज, कंद, प्रकंद जो भी चीज़ें हैं हम उसको उपचारित कर सकते हैं। उपचारित करने के बाद, उपचारित करने का उद्देश्य हमारा ये होता है कि कुछ जैसे कि परंपरागत आपके बीज होते हैं, आप लोग परंपरागत बीज लगाते हैं दोस्तों। अब हम सोचते हैं कि उसमें हमने देखा कि बीज ठीक है, लेकिन बीज पे बहुत सारी जीवाणु चिपके होते हैं, बैक्टीरिया चिपके होते हैं। अब उसको भी ख़त्म करना होता है। अगर हमने उसको ख़त्म नहीं किया और हमने बीज को ऐसे ही डाल दिया तो वो उस पर चिपका रहेगा, और जैसे ही हमारे बीज का जमाव शुरू होगा वो उस पर हमला करेगा और आपकी फसल को नष्ट कर देगा। तो इसलिए हमें बीज उपचार पे भी ध्यान देना है कि ताकि वो जो जीवाणु हैं वो पनप ना पाएँ। बुआई से पहले ही उसको नष्ट कर दिया जाए, उपचारित बीज को उपचारित करके। जड़ वाली जो फसल, जो भी पौध हैं, ठीक है, जैसे कि धान है, शिमला मिर्च है, गोभी है, ब्रोकली है, बहुत सारी, तो उसको सब्जी वाली फसलें, उनको हम फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया में डिप करके, रूट डिप ट्रीटमेंट, जड़ों को उसमें डुबा कर लगभग आधा घंटा उसमें डुबा के रखें। एक बर्तन लेके बड़ा सा तसला टाइप, उसमें हम डुबा दें। उसमें डुबा के आधे घंटे तक हम उसको रख सकते हैं। ठीक,
उसमें जो भी हमारी मृदा जनित, जैसे कि जड़ों में मृदा जनित जो बीमारियाँ आ जाती हैं वो काफ़ी हद तक वो हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी फसल की वृद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारी जो फसल की वृद्धि होगी वो उचित होगी, अच्छी होगी, उसमें काफ़ी इजाफा होगा। अगर हम उसको उपचारित नहीं करते हैं और उसमें जो रोग हैं वो रोग रह जाते हैं, तो आपकी फसल जर्मिनेशन होते ही वो उस पर अटैक करेगा, हमला करेगा और आपकी फसल को क्षति पहुंचाएगा। तो निश्चित तौर पर फिर आपका उत्पादन जो है कम होगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। और दूसरा क्या है कि जैसे प्राय देखा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मोस्टली कि सरकार हमें बहुत अनुदान भी दे रही है, सारी चीज़ें हैं, जैविक खाद बनाएं, गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट तैयार करें, जिसमें कि हम जो ये ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जो पाउडर है उसको 200 ग्राम को 1 क्विंटल में हम डाल के 30 से 35 दिन में एक खाद तैयार कर सकते हैं। विशेष प्रकार की उच्च गुणवत्ता युक्त खाद तैयार कर सकते हैं। तो उसको हम खेत में डालें। सड़ी हुई गोबर, अभी गोबर होती है, गोबर को हम लोग क्या करते हैं, अभी ये है, अब जैसे ये है, हमने यहाँ पे गोबर को लगा दिया, डाल दिया, ये ढेर लगा दिया, अब नीचे है, ये ऊपर से धूप आ रही है, ठीक है, धूप से उसमें क्या होगा, जो भी नाइट्रोजन आपका होगा वो नाइट्रोजन आपका धूप में उड़ जाएगा, बाकी जो पोषक तत्व होंगे वो आपके बह जाएंगे उसमें। अब ढालदार खेती होती है तो उसमें क्या होगा, जितने भी पोषक तत्व आपके उसमें बह गए, ठीक। अब बचा क्या आपके पास बची मिट्टी। अब सवाल उठता है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारी जननी माताएं बहनें, वो हमारे पहाड़ की रीढ़ है, पहाड़ की ढाल है, उसको जो पहाड़ की जितना भी जो ये उनका कृषि में योगदान है हमारी माताओं बहनों का है, जिसको कि पर्वतीय क्षेत्रों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दिन भर मेहनत करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है पर्वतीय क्षेत्रों में, भूमि का बिखराव। तो मैं सभी से एक ये गुजारिश करूँगा कि स्वैच्छिक तौर पर आप चकबंदी भी कर सकते हैं। स्वैच्छिक तौर पर किसी के आपके 4 खेत हैं, ठीक है, मेरा 1 खेत है वहाँ पे, तो आप मेरा खेत ले सकते हैं, मेरी यहाँ ज़्यादा आपकी कम है, मैं आपका ले सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपकी श्रम की बचत होगी, आपकी हर चीज़ की बचत होगी, आपकी खाद की बचत होगी, आने जाने समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, ठीक है। आपको 4 जगह खेत है, 4 जगह आपको सिंचाई का प्रबंध करना है, 4 जगह खाद का प्रबंध करना है, तो काफ़ी आर्थिक नुकसान से भी आप बचेंगे, ठीक दोस्तों। दूसरा कि अब जैसे कि हमने मृदा का हो गया, खाद का हो गया, गोबर को अच्छे से सड़ा के केंचुए की खाद भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके पश्चात आपने किया बीज का चुनाव। बीज का चुनाव भी हम जो क्षेत्र के अनुसार करेंगे, ऊंचाई के अनुसार करेंगे कि किस क्षेत्र में, जैसे कि अभी ये 1500 से 2000 की मीटर ऊंचाई पर हम हैं, तो हमारा जो है इसमें VL 953 ले सकते हैं, वैरायटी प्रजाति गेहूँ की, VL 616 ले सकते हैं, हाँ, VL 804 ले सकते हैं। बहुत हाई एल्टीट्यूड के लिए हम VL गेहूँ 404 भी है। तो बहुत सारी वैरायटी है। UP 2572 है जो 1500 से 2000 तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए। UP 2572, SD 2967 बहुत ही अच्छी वैरायटी है, अर्ली वैरायटी है, तो इसको भी हम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। मसूर में PL 8 है, PL 9 है, VLM मसूर 1 है, तो कई सारी प्रजातियां हैं। तो इसमें प्रजातियों का भी बहुत योगदान होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें, अगर हम इन चीज़ों पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक हमारा जो उत्पादन है उस पर, हमारे उत्पादन में वृद्धि के जो अधिक से अधिक चांस होंगे, वृद्धि जो अधिक होगी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जैविक खेती के बारे में, उसका भी आप जो है अपनी खेती बाड़ी में जो है पूरा इस्तेमाल करिएगा, जो भी आपको टेक्निक्स बताई गई हैं। उसके अलावा उससे पहली वीडियोस में बताया था लाइट ट्रैप के बारे में। तो किसान भाइयों, आप इन सभी का इस्तेमाल अपनी कृषि में करिएगा, और जो भी कोशिश हो वैज्ञानिक विधि से कृषि करने की पूरी आप लोग कोशिश करें। और हमेशा हमारा और हमारे जो साथ जो हमारे सहयोगी हैं उनका पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि आप लोगों की खेती एक बेहतर खेती हो, आपको एक अच्छी आमदनी मिले। उसके लिए हम और हमारा पूरा जो हमारे सारे मित्र हैं वो इसके लिए हमेशा आपके लिए जो है सहयोग के लिए तैयार होंगे।